कहते हैं कि संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य श्रृंखला की इस सीरीज में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक, निबंधकार की इस सीरीज में हम आज देखेंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा के महत्वपूर्ण कथनों को। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि क्या रही है साहित्य के प्रति। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए देखते हैं पहले इनके जीवन परिचय के बारे में। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक रहे हैं और साथ ही ये मार्क्सवादी श्रेणी के आलोचकों में गिने जाते हैं। एक सुप्रसिद्ध इतिहासविद, भाषाविद और निबंधकार रहे हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी में हुआ और इनकी मृत्यु 30 मई 2000 को हुई थी। इनका साहित्यिक जीवन प्रारंभ होता है सन 1934 ईस्वी से और इनका पहला आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता, जो कि चांद पत्रिका में प्रकाशित होता है। शर्मा जी को हिंदी अकादमी द्वारा शलाका सम्मान, भारत भारती सम्मान, व्यास सम्मान और शताब्दी सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। इनके साहित्यिक परिचय की बात करें तो मेरे साक्षात्कार सन 1994 में, आज के सवाल और मार्क्सवाद 2001 में, निबंध की अगर बात करें तो आस्था और सौंदर्य तथा विराम चिन्ह इनके निबंध हैं। इनका एकमात्र उपन्यास है 4 दिन और एक नाटक है जिसका नाम है पाप के पुजारी। साथ ही इनकी आत्मकथा जो 3 खंडों में प्रकाशित होती है 1996 में, अपनी धरती अपने लोग। इस तरह इन्होंने इतिहास, राजनीति, भाषा और संस्कृति संबंधी रचनाएं लिखी। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश का जिक्र किया। इतिहास, दर्शन, भारतीय नवजागरण और यूरोप के बारे में लिखा, वहां की जागरण के बारे में लिखा। इनकी साहित्यिक रचना के मुख्य तत्व रहे भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या क्या थी, है ना, और हिंदी भाषा की विकास परंपरा किस तरह से आगे बढ़ी। तो इन सब बातों का विश्लेषण इन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ऐसे आलोचक हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, अपितु वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना पद्धति प्रगतिवादी समीक्षा के आधार स्तंभ के रूप में विख्यात है। इनकी आलोचना का क्षेत्र विषय की दृष्टि से ही नहीं बल्कि कार्य की दृष्टि से भी विस्तृत माना जाता है। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य, भाषा विज्ञान, इतिहास, मार्क्सवाद, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और उपनिवेशवाद जैसे विषयों पर गहराई से चिंतन किया है। डॉक्टर शर्मा का विवेचन संसार केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय एवं विश्व साहित्य की विराट संकल्पना को साथ लेकर इन्होंने जातीयता और संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इसके अंतर्गत वे लिखते हैं कि जिस प्रकार लेनिन आदि दार्शनिकों ने मार्क्सवाद को परिस्थितियों के अनुकूल बनाया है, वैसे ही भारत की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मार्क्सवाद में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह इन्होंने भारतीय स्थितियों के अनुरूप एक प्रगतिशील संस्करण के अंतर्गत कहा था। इनके अनुसार साहित्य मूलतः अपने युग विशेष के सामाजिक प्रभावों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है, जिस पर रूपात्मक समीक्षकों की दृष्टि ही नहीं जाती। शर्मा जी की इतिहास विषयक मान्यता, जैसे कि भारतीय इतिहास की अनेक समस्याओं पर इन्होंने चिंतन किया और उनका निदान खोजने का प्रयास किया। आर्य पश्चिम एशिया या किसी दूसरे स्थान से भारत में नहीं आए हैं, बल्कि सच यह है कि वे भारत से ही पश्चिम एशिया की ओर गए हैं। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथनी है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में इन्होंने जो आलोचनाएं लिखी, भारतेंदु युग 1943, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1966, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं 1985। तो इस तरह अगर हम देखें कि भारतेंदु विषय की इनकी आलोचनात्मक दृष्टि क्या रही, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतेंदु युग की जनवादी चेतना को विस्तार से रेखांकित किया और उसे हिंदी जाति के नवजागरण से जोड़ा। नींद से उठने वाली एक नई जाति का जय घोष उसमें सुनाई देता है। किसमें? भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में।
तो इस तरह से इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में लिखा है। अपनी आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इस रचना में शर्मा जी ने समसामयिक जीवन में उभरती नवजागरण की लोक चेतना के स्वरों को प्राथमिकता के साथ स्थापित किया। मुंशी प्रेमचंद संबंधी आलोचनात्मक निबंध 1953 में प्रेमचंद और उनका युग करके इन्होंने लिखा। तो इसमें उन्होंने प्रेमचंद की आलोचना करने वालों के विरुद्ध एक प्रतिकारात्मक उत्साह दिखाया। डॉक्टर शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद के सेवा सदन को नारी पराधीनता को उजागर करने वाला उपन्यास माना है और गोदान को ग्रामीण और शहरी कथाओं की मेहनत और मुनाफे की दुनिया का अंतर बताने वाला उपन्यास माना है। डॉक्टर शर्मा ने परंपरा का मूल्यांकन इस रचना के अंतर्गत लिखा है कि अपने युग की निर्धनता, दास्ता और पीड़िता की अतिवेदना का जैसा उन्होंने अनुभव किया है वैसा दूसरे ने नहीं किया। प्रेमचंद की कृतियों का हमारे सामने यह संदेश है कि हम जनता में आकर रहें और काम करें, अपनी रचनाओं में जनता जनता कम चिल्लाएं। तो यह इन्होंने प्रेमचंद के संबंध में लिखा है। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो शुक्ल जी को यथार्थवाद से जोड़कर उनकी प्रासंगिकता और महत्ता का जोरदार रेखांकन किया है रामविलास शर्मा ने आचार्य रामचंद्र और हिंदी आलोचना के अंतर्गत। इस तरह डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संबंध में भी निराला की साहित्य साधना करके लिखा, 3 भागों में जो प्रकाशित हो चुकी है और इसी रचना पे 1970 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इस रचना की भाग 1 की भूमिका में शर्मा जी लिखते हैं कि यह पुस्तक उनके साहित्य की आलोचना नहीं है, उनके पारस्परिक सामाजिक परिवेश से, उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों से, उनके जीवन के बाह्य रूपों के साथ उनके अंतर जगत से पाठकों को परिचित कराना मेरा उद्देश्य है। निराला के संबंध में इन्होंने यह लिखा है। इनके निराला विषयक विचार, जैसे कि हिंदी में प्राय निराला शक्ति, ऊर्जा तथा ओज के रचनाकार माने गए हैं, किंतु डॉक्टर शर्मा ने उनके साहित्य का विश्लेषण करते हुए करुणा को उसके मूल भाव के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा उन्हें पश्चिम की महान ट्रेजेडी लेखन की परंपरा से संबंध किया। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि निराला जी को ओज का कवि कहा जाता है ना, उनकी कविताओं में हमें शक्ति, ऊर्जा देखने को मिलती है, लेकिन शर्मा जी ने क्या किया, इन्होंने उन्हें करुणा का कवि कहा। इनके करुणात्मक हृदय का प्रति इनका विशेष रुख रहा। इस तरह हम देखते हैं कि रामविलास शर्मा को 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1988 में इन्हें सलाका सम्मान दिया गया और 1990 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। साहित्य अकादमी 1999 में इसके महत्व सदस्यता सम्मान के उपलक्ष्य पर इन्हें 2000 में 11 लाख रुपए दिए गए और सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। इस तरह पुरस्कारों में प्राप्त राशि को स्वीकार न करके इन्होंने हिंदी के विकास में लगाने को कहा। अपने साहित्य में इन्होंने भारतीय समाज के जनजीवन की समस्याएं और उनकी आकांक्षाओं को स्थान दिया। अपने उग्र और उत्तेजनापूर्ण निबंधों से हिंदी समीक्षा को गति प्रदान की। इनके निबंध विचार प्रधान और व्यक्ति व्यंजक हैं। निबंधों में स्पष्ट कथन, विचार की गंभीरता और भाषा की सहजता प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी भाषा शैली के बारे में बात करें तो इनकी खड़ी बोली में तत्सम शब्दों की बहुलता पाई जाती है तथा इनके निबंधों में विचार और भाषा के स्तर पर एक जीवंतता देखने को मिलती है। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी आचार्य शुक्ल के प्रबल समर्थक माने जाते हैं और ये समालोचक पत्रिका, जो कि मासिक पत्रिका थी, आगरा से प्रकाशित होती थी, इसके प्रधान संपादक भी रहे हैं। रामविलास शर्मा ने यद्यपि कविताएं अधिक नहीं लिखी, पर हिंदी के प्रयोगवादी काव्य आंदोलन के साथ वे घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे और अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 ईस्वी में इसके एक कवि के रूप में इनकी रचनाएं काफी चर्चित हुई हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण कथनों को। वीरगाथा काल के संबंध में लिखते हैं कि रीतिकाल का प्रथम उत्थान है, पूर्व मध्यकाल यानी कि रीतिकाल रीतिवाद का द्वितीय उत्थान है। हिंदी जाति का साहित्य, इसके अंतर्गत इन्होंने यह लिखा है। इसमें सुछंतावादी प्रवृत्तियां हैं, यथार्थ चित्रण की प्रवृत्तियां हैं, नीति विषयक रचनाएं हैं, वीर रस की कविताएं हैं और भक्ति काव्य इसकी शक्तिशाली प्रवृत्ति है। इसी संबंध में आगे लिखते हैं कि वास्तव में हमारा आधुनिक काल शुक्ल जी के पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल का विकास है,
किंतु उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल का निषेध है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नव जागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। अतः आधुनिकता अंग्रेजी राज की देन नहीं है, उसका विकास इस राज्य के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हुआ है। और वह अंग्रेजी साहित्य की नकल नहीं है, बल्कि पुराने साहित्य के सामंत विरोधी उपलब्धियों की बुनियाद पर विकसित हुआ है। कौन? आधुनिक काल। अपनी साहित्यालोचना परंपरा का मूल्यांकन के अंतर्गत लिखते हैं कि भारत के अन्य जातीय प्रदेशों की अपेक्षा हिंदी प्रदेश के लोगों में जातीय चेतना का अभाव है। वह इसीलिए नहीं कि इनमें देशभक्ति बहुत ज्यादा है, वरन इसीलिए कि यहाँ जाति बिरादरी के बंधन अब भी बहुत मजबूत हैं और जनपदीय अलगाव काफी है। इसके अलावा धार्मिक विद्वेष से जनता विभाजित है। साहित्य में हिंदी उर्दू का जैसा भेद है, वैसा भेद अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। और अंग्रेजी का एक गढ़ हिंदी प्रदेश भी है, जहाँ का शिक्षित वर्ग उनकी भाषा और अपने साहित्य के प्रति उदासीन रहा है और अपने अज्ञान पर भी गर्व करता है ना। छायावाद के प्रति कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वधान से हुआ था, इसीलिए उसके साथ मध्य वर्गीय संगति, पराजय और पलायन की भावना से भी जुड़ी हुई है। आगे प्रयोगवादी कविता के संबंध में लिखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं, उतने अचेत रूप में भी हैं। देखिए, नागार्जुन के संबंध में इन्होंने यह लिखा है। मुक्तिबोध के संबंध में देखिए, मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता है मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता, है ना। अंधेरे में कविता जो मुक्तिबोध की काफी लंबी कविता मानी जाती है, तो उसके संबंध में शर्मा जी के ये विचार है। मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। तो आप सबने अंधेरे में कविता पढ़ी ही होगी मुक्तिबोध की, है ना। और शमशेर के बारे में लिखते हैं कि शमशेर का काव्य रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। कला की विषय वस्तु न वेदांतियों का ब्रह्मा है, न हेगल का निरपेक्ष विचार। मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला की विषय वस्तु है। यह आस्था और सौंदर्य के अंतर्गत ये सब लिखते हैं। साहित्य का शिल्प उसके विभिन्न रूप सामाजिक विकास से ही संभव हुए हैं। जनता तक साहित्य पहुंचाने के साधनों में जो परिवर्तन हुए, उनका प्रभाव अनेक रूपों पर भी पड़ा है। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत यह कथन है। इसी संबंध में आगे लिखते हैं कि साहित्य की सभी तत्व समान रूप से परिवर्तनशील नहीं है। इंद्रिय बोध की अपेक्षा भाव और भावों की अपेक्षा विचार अधिक परिवर्तनशील हैं। युग बदलने पर जहाँ विचारों में अधिक परिवर्तन होता है, वहाँ इंद्रिय बोध और भाव जगत में अपेक्षाकृत स्थायित्व रहता है। आगे का कथन है कि कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व की नहीं है। निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की ही होती है। यह कथन प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं इसके अंतर्गत है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के संदर्भ में इनका कथन है कि आजकल कुछ आलोचक साहित्य की विषय वस्तु की विवेचना से बचने के लिए भाषा की चर्चा करना यथेष्ट समझते हैं। वे तर्क भी देते हैं कि साहित्य में विषय वस्तु को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए भाषा की चर्चा करना ही काफी है। इसके विरोध में कहा जा सकता है कि जब दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है, तब विषय वस्तु की चर्चा भी पर्याप्त हो सकती है। चर्चा के लिए भाषा ही क्यों चुनी गई? कारण यह कि ऐसे लोगों के लिए भाषा और विषयक वस्तु का प्रगाढ़ संबंध साहित्य की विषय वस्तु उसकी भाव विचार संपदा को नकारने के लिए है। वे यांत्रिक दृष्टि से भाषा का रूपात्मक विवेचन करते हैं। आगे का कथन देखिए कि इंद्रियों से जिस सौंदर्य की अनुभूति होती है, बाह्य जगत में उसकी वस्तुगत सत्ता है। इंद्रियां सौंदर्य की परख का साधन है, उसका कारण नहीं। यह कथन समालोचक सौंदर्य शास्त्र के विशेषांक के रूप पर छपा था। इसी के संदर्भ में आगे का कथन है कि सौंदर्य की इस वस्तुगत सत्ता सामाजिक विकास में उसके सापेक्ष संबंध
कला और साहित्य के रूपों के अनुसार उसकी विषय वस्तु की विविधता को ध्यान में रखकर ही हम सौंदर्य शास्त्र का सही विवेचन कर सकते हैं। शर्मा जी के आगे के कथन देखिए कि साहित्य आर्थिक परिस्थितियों से नियमित होता है, लेकिन उसका सीधा प्रतिबिंब नहीं है। उनकी अपनी सापेक्ष स्वाधीनता है। साहित्य के सभी तत्व समान रूप से परिवर्तनशील नहीं है, है ना। और युग बदलने पर जहाँ विचारों में अधिक परिवर्तन होता है, वहाँ इंद्रिय बोध और भाव जगत में अपेक्षाकृत क्या रहता है, स्थायित्व रहता है। आगे लिखते हैं कि शुक्ल जी की आलोचना गंभीर है, इसीलिए कि उसका आधार वस्तुवादी है। शुक्ल जी की गंभीरता का दूसरा कारण उनकी तर्क और चिंतन पद्धति है। इस पद्धति को हम द्वंद्व नाम दे तो अनुचित ना होगा। विरोधी लगने वाली वस्तुओं का सामंजस्य पहचानना, उन्हें गतिशील और विकासमान देखना है। संसार के विभिन्न भौतिक और मानसिक व्यापारों का परस्पर संबंध स्थापित करके उनका अध्ययन करना इस पद्धति की विशेषताएं हैं। यह लिखा है इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना के संदर्भ में। आगे भारतेंदु युग के संदर्भ में लिखते हैं कि इस युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का साहित्य है। वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। भारतेंदु युग की जिंदा दिली, उसके व्यंग्य और हास्य, उसके सरल सरस गद्य और लोक संस्कृति से उसकी निकटता से सभी परिचित हैं। ये उसकी जातीय विशेषताएं हैं। अंग्रेजी साम्राज्यवाद और अंग्रेजी साहित्य एक ही वस्तु नहीं है। भारतेंदु युग के साहित्य ने न केवल अंग्रेजी साहित्य से वरन बंगला साहित्य से भी प्रेरणा पाई है, लेकिन उनके साहित्य की जड़ें इसी धरती में हैं और ऊपर बताई हुई जातीय विशेषताएं उसकी अपनी हैं, मौलिक हैं, है ना। तो यह कथन भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा इसके अंतर्गत लिखा है। आगे का कथन कि साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई, उसका पहला चरण है द्विवेदी युग और उसी का विकास छायावाद और प्रगतिवाद में होता है। ये तीनों युग एक दूसरे से भिन्न हैं, साथ ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। द्विवेदी युग की भूमिका आधुनिक साहित्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले अग्रदल की भूमिका है। तो द्विवेदी युग के संबंध में देखिए, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग, इन तीनों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में आगे का कथन देखिए कि उनकी शैली तार्किक विवेचन के लिए उपयुक्त होने के साथ आवश्यकता अनुसार आवेशपूर्ण और अलंकारिक भी है, और उसकी एक विशेषता जीवन का संचित अनुभव प्रकट करने वाली वाक्यावली है। शब्द चयन में उर्दू के प्रचलित शब्दों से उन्हें परहेज नहीं है। उनका व्यक्तित्व एक सहृदय और विनोदी साहित्य प्रेमी और संसार प्रेमी मनुष्य का है, पुस्तक सेवी सन्यासी का नहीं। उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, गहन अध्यवसाय और आत्मविश्वास के गुण उनके काव्य सिद्धांतों और साहित्य लोचन की ही तरह हिंदी प्रेमियों के लिए शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक हैं। जिनकी रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा साम्राज्यवादियों द्वारा फैलाए हुए धर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना के संदर्भ में यह इनका कथन है। और प्रेमचंद और उनका युग के संदर्भ में देखिए कि प्रेमचंद भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी थे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात प्रेमचंद के संबंध में कि प्रेमचंद क्या थे, भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य के पेशगी थे। प्रेमचंद की आवाज उस समय उठी जब पहले महायुद्ध में मानव ध्वंसी तोपों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। आज भी जब विश्व पर तीसरे महायुद्ध के बादल छाए हुए हैं, उस स्वाधीनता संग्राम के सैनिक की वाणी विश्व शांति की रक्षा के लिए जनता का आह्वान करती है। प्रेमचंद की आवाज भारत की अजय जनता की आवाज है, इसीलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ हैं, है ना। प्रेमचंद के विषय में ये कथन है। प्रेमचंद की आवाज सुनकर हमें अपने देश और जनता पर गर्व होता है, उस जातीय संस्कृति पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद संवार रहे थे। तो देखिए भाई, क्योंकि सही भी कहा है प्रेमचंद के विषय में, क्योंकि प्रेमचंद ने जो है आम आदमी के हृदय को छुआ है अपनी रचनाओं के जरिए। तो सही कहा है। निराला के संबंध में देखिए कि निराला की रचना प्रक्रिया का स्रोत है उनका भावबोध। यह भावबोध उनकी विचारधारा से संबंध है, किंतु उसका प्रतिबिंब नहीं है। निराला का स्वाधीनता प्रेम उनके साहित्य में अप्रत्याशित नए नए रूपों में व्यक्त होता है। उनकी आस्था के प्रतीक अनेक हैं, उनका अधिष्ठान एक है।
उनकी दार्शनिक मान्यताएं भी अनेक अंतर विरोधों को पार करती हुई नारी और प्रकृति के मोहक चित्रों के साथ साहित्य में व्यक्त होती हैं। नए मानवतावाद के प्रतिष्ठापक निराला के साहित्य में मनुष्य वीर, क्रांतिकारी, योद्धा, कवि, निरंतर संघर्षशील, साथ ही अंतर्द्वंद्व, ग्लानि और पराजय से पीड़ित साधारण मनुष्य भी है। किसमें? निराला की रचनाओं में। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी। उनके आत्म संघर्ष के अनेक स्तर हैं। एक स्तर है निम्न वर्ग की भूमि को छोड़कर सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य स्थापित करने का। दूसरा स्तर है मन के दुह स्वप्नों, पाप बोध, मृत्यु चिंतन, असामान्य मानसिक स्थिति से निकलकर स्वयं को और संसार को वस्तुगत रूप में देखने का। तीसरा स्तर है अपनी काव्य कला को निरंतर विकसित करने का। यह नई कविता और अस्तित्ववाद के संदर्भ में इन्होंने यह महत्वपूर्ण कथन लिखा है। आगे देखिए, मुक्ति बोध के संबंध में लिखते हैं कि मुक्ति बोध रहस्यवाद को लेकर बड़ी उलझन में पड़े थे। शमशेर में ऐसी कोई उलझन नहीं है, है ना। और मुक्ति बोध अस्तित्ववाद की ओर खींचे और अपने पराये अनेक पापों का मैल मन से धोते रहे। मुक्ति बोध मनोविश्लेषण शास्त्र से प्रभावित होकर अंतर्मन की गुफा में ज्ञान के मणि और रत्न ढूंढते थे और फिर इस आत्म प्रवंचना पर झुंझलाते थे। शमशेर सजीले जिस्म के गुनगुनाने पर ऐसा रिझते हैं कि अंधेरे कुएं या बावड़ी में उतरने की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, किंतु शमशेर उतने आत्ममुग्ध नहीं जितने मुक्तिबोध थे। देखिए भाई, शमशेर सिंह बहादुर और मुक्तिबोध के बीच यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है शर्मा जी के द्वारा। शमशेर नई कविता के उन तमाम लेखकों से अलग है जो अस्तित्ववाद से प्रभावित हैं। उनका आत्मसंघर्ष है उत्तर छायावादी काव्य बोध को लेकर। शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है। हिंदी जनवादी के इतिहास का सामंत काल है। देखिए यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के बारे में है ना। और भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। भारत की भाषा समस्या है, इसके संदर्भ में यह कथन है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। तो इस तरह से अगर हम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का साहित्यिक मूल्यांकन करें तो हिंदी समीक्षा के इतिहास में डॉक्टर शर्मा का महल एक प्रमुख आलोचना परती प्रगतिवादी समीक्षा के पितामह के रूप में स्वीकार किया गया है। इनके अनुसार केवल विश्व की दृष्टि से ही नहीं बल्कि कार्य की दृष्टि से भी अधिक विस्तृत है, क्योंकि इन्होंने हिंदी समीक्षा की चर्चा करते हुए जिन विषयों को छुआ है उनमें संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य, भाषा विज्ञान, इतिहास, मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषय परस्पर समायोजित होकर व्यक्त हो गए हैं। और आगे का महत्वपूर्ण कथन देखिए कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ऐसे पहले मार्क्सवादी विचारक थे जो कि यह मानते थे कि आर्य भारत से पूरी दुनिया में फैले हैं, है ना। और इस तरह से उन गिने चुने विचारकों में से ये रखे जाते हैं या माने जाते हैं जिन्होंने मार्क्सवाद की भारतीय संदर्भ में सबसे सटीक व्याख्या की थी। जैसा कि हमने देखा, सुना और जाना कि उनकी आलोचना का काल 1938 से शुरू होकर 2000 ईस्वी तक 62 वर्षों में चला। इस दृष्टि से समय के साथ साथ कुछ बाहरी परिवर्तन भी हुए जो उनकी आलोचना में दिखाई भी दिए, है ना। पर जैसा उन्होंने कहा है, खुद स्वयं कहा है शर्मा जी ने कि उनका दृष्टिकोण तो मूलतः एक ही रहा जो समय के साथ कुछ बदलता भी गया। उन्हें आलोचकों में सबसे प्रिय कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रिय थे। उपन्यासकारों में उन्हें मुंशी प्रेमचंद प्रिय थे और कवियों में उन्हें निराला सबसे अधिक प्रिय थे। तथा इन्हीं पर लिखी हुई उनकी 3 पुस्तकें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी हिंदी आलोचना, है ना, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना और उनकी आलोचना क्या मानी जाती है? एक महत्तम उपलब्धियां मानी जाती है हिंदी साहित्य इतिहास के क्षेत्र में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा एक अच्छे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। इतिहास की समस्याओं से जूझना मानो उनकी पहली प्रतिज्ञा थी। भारतीय इतिहास की हर समस्या का निदान खोजने में वे जुटे रहे। उन्होंने जब यह कहा कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं, तब इसका विरोध हुआ था। डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी दृष्टि से भारतीय संदर्भों का मूल्यांकन तो करते हैं, लेकिन इन मूल्यों पर स्वयं तो गौरव करते ही हैं, साथ ही अपने पाठकों को निरंतर बताते हैं कि भाषा और साहित्य तथा चिंतन की दृष्टि से भारत अत्यंत प्राचीन राष्ट्र है।
अतः वे अंग्रेजों द्वारा लिखवाए गए भारतीय इतिहास को एक षड्यंत्र मानते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में उनकी पक्की राय थी कि भारत के अनुकूल बनाए बगैर इसे जस का तस स्वीकार करने से यह भारत में फल फूल नहीं पाएगी। उन्होंने अपने इतिहास और राजनीति विषयक ग्रंथों के जरिए हमेशा यह कोशिश भी की। इस कड़ी में उनके लिखे भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद जैसे कालजयी ग्रंथ का अहम स्थान है। वहीं पश्चिम एशिया और ऋग्वेद में उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो कहा, उससे तो कम ही वामपंथी सहमत हो पाए। साहित्य की दुनिया के बाहर भी वे कितने लोकप्रिय थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 30 मई 2000 को इनके निधन के बारे में लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर विस्तार से बताया था कि इस बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे वीर भारत तलवार ने कहा था। रामविलास शर्मा जी की मृत्यु के बाद हिंदी के सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर इस अखबार को प्रमुखता से छापा, बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई। ऐसा सम्मान उनके अलावा हिंदी के कुछ एक साहित्यकारों को ही नसीब हुआ होगा। इस तरह हम देखते हैं कि रामविलास शर्मा भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल जैसे साहित्यकारों के बड़े प्रशंसक थे। हालांकि वे अपनी विध्वंसात्मक आलोचना शैली के लिए भी जाने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के वे कटु आलोचक थे। उन्होंने उनकी इतनी आलोचना की कि कई विद्वानों ने यहाँ तक कहा कि वे पहले अपना शत्रु चुनते हैं और फिर उसे आलोचना से धराशायी करते हैं। हालांकि अपने आलोचकों से रामविलास शर्मा हमेशा यही कहते थे कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत कहा हो तो उसका तर्कपूर्ण ढंग से खंडन किया जाए। तुलसीदास के संदर्भ में कि वामपंथी विद्वान जन तुलसीदास को हमेशा खारिज करते रहे, उन्हें भी रामविलास शर्मा ने मध्यकालीन भारत का महान कवि बताकर लोगों को चौंकाया था। ज्यादातर वाम विचारकों की नजर में उस दौर में कबीर ही सबसे बड़ी कवि थे। दरअसल प्रगतिवादियों का मानना था कि कविता के रूप और शिल्प से ज्यादा उसके तथ्यों का महत्व होता है। इसलिए मार्क्सवादी आलोचकों की नजर में शिल्प की कमजोरियों के बावजूद कबीर तुलसी से बड़े कवि थे। वे मानते थे कि कबीर के विचार क्रांतिकारी और तुलसी के प्रतिगामी हैं। ऐसे आलोचकों का आरोप था कि महिलाओं और दलितों के बारे में तुलसीदास के विचार प्रतिक्रियावादी थे और उन्होंने मध्यकाल में ढहते सामंतवाद को फिर से जमाने की कोशिश की थी। लेकिन रामविलास शर्मा ने बताया कि तुलसी का पूरा साहित्य ही सामंत विराट विरोधी मूल्यों से भरा पड़ा है। इसके लिए उन्होंने तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य नाम से लंबा निबंध लिखकर आलोचकों को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। इस आलेख में उन्होंने कहा कि तुलसी के बारे में वे ही आक्षेप लगाते हैं जिन्होंने उन्हें पूरा पढ़ा ही नहीं। तुलसीदास की विवादित पंक्तियों के बारे में उनके साहित्य से प्रमाण ढूंढकर रामविलास शर्मा ने बताया था कि कुछ लोगों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए तुलसी साहित्य से छेड़खानी की है। एक और महत्वपूर्ण बात कि रामविलास शर्मा ने ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आधुनिक हिंदी कविता का सबसे महान कवि बताया था। हालांकि निराला पहले से ही स्थापित कवि थे, लेकिन उनकी रचनाओं का सबसे गहन और बेहतर मूल्यांकन उन्हीं का माना जाता है। कई आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदी साहित्य में निराला को उन्होंने स्थापित किया और फिर इस काम ने खुद उन्हें भी एक ऊंचा मुकाम दिलाया। निराला की साहित्य साधना नाम से इन्होंने 3 भाग लिखे और इन्हीं आलोचनात्मक ग्रंथ के लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। एक और महत्वपूर्ण बात कि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी मूल्यों के आधार पर साहित्य की आलोचना करते थे, लेकिन जहां भी उचित लगा उन्होंने मार्क्सवाद की लीक छोड़ने में भी कभी कोई गुरेज नहीं किया। वे केवल आर्थिक पक्ष को आधार मानने के मार्क्सवादी सिद्धांत से कभी पूरी तरह सहमत नहीं रहे। उन्होंने भारत के संदर्भ में मजदूरों के अलावा किसानों को भी क्रांति का सिपाही बताया था। वे यह भी मानते थे कि साहित्य केवल क्रांति के लिए होता है, आनंद के लिए नहीं। महाकवि निराला का मूल्यांकन करते हुए तो रामविलास शर्मा ने जन्मजात प्रतिभा जैसी चीज को भी स्वीकार कर लिया, जो मार्क्सवादी मूल्यों के खिलाफ जाती है। और अपने पसंदीदा उपन्यासकार प्रेमचंद को तो हिंदी साहित्य का महान कथाकार बताने वाले शुरुआती आलोचकों में रामविलास शर्मा भी थे। उनसे पहले ऐसी राय हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े आलोचक ने ही रखी थी। नहीं तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जैसे विद्वानों ने तो प्रेमचंद को बी ग्रेड का कथाकार घोषित कर दिया था। लेकिन रामविलास शर्मा ने पूरी ठसक से कहा कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में भारत की आत्मा को
पूरी सच्चाई और सहजता के साथ उकेरा है, इसीलिए वे महान हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना में रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने जिन साहित्यकारों की तारीफ कर दी वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए। वहीं शुक्ल जी की कलम ने जिनके योगदान को खारिज किया, उन्हें फिर से स्थापित करने में बाकी आलोचकों के पसीने छूट गए। यही बात रामविलास शर्मा के बारे में भी कही जाती थी। उन्हें हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचना का पितामह कहा जाता है। लगभग 6.5 दशक के सक्रिय रचना काल में उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें ज्यादातर आलोचना के ग्रंथ हैं। हालांकि उन्होंने भाषा विज्ञान, इतिहास और राजनीति में भी बेमिसाल काम किया। और तो और इतनी महत्वपूर्ण बात कि आर्य भारत में बाहर से नहीं बल्कि भारत से ही बाहर गए थे, तो उसकी विचारधारा का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यदि वह शख्स यह भी कहे कि भारत को समझने के लिए वेदों सहित तमाम संस्कृत साहित्य को पढ़ना होगा, तब तो यह काम और भी आसान हो जाएगा। वहीं यह जानने के बाद कि यह इंसान वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास जैसे कवियों का बेहद प्रशंसक है, तब तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति पुनरुत्थानवादी या दक्षिणपंथी सोच का है। लेकिन हमें झटका तब लग सकता है जब ये पता चले कि यह शख्स देश के बड़े मार्क्सवादी चिंतकों में शुमार किया जाता है। जी हाँ, यह विद्वान कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की। इस तरह हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के महान आलोचक, कवि, निबंधकार, भाषाविद और इतिहासकार तो हैं ही, साथ ही इन्हें मौलिक मार्क्सवादी विचारकों में भी शुमार किया जाता है। तो समग्र रूप से रामविलास शर्मा के आलोचना कर्म के संबंध में कहा जा सकता है कि वे विस्तार और गहराई की दृष्टि से अप्रतिम हैं। अपने मौलिक चिंतन तथा लोकबद्ध मान्यताओं के कारण प्रगतिशील समीक्षा की धुरी बन जाते हैं। उनकी आक्रामक शैली कहीं कहीं औदात्य का अतिक्रमण अवश्य करती है, किंतु जटिल से जटिल बात को सरलतम शब्दों में ओजपूर्ण प्रवाह के साथ कहने की वे क्षमता रखते हैं, और यह क्षमता उनकी मौलिक है। उनसे विद्वानों की सहमति हो या न हो, किंतु उनकी मान्यताओं से जूझे बिना आलोचना का विकास संभव नहीं है। तो देखिए, इतने महत्वपूर्ण रहे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, और इनका आलोचना के क्षेत्र में योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। मैंने ये सब बातें इसलिए आप सबके सामने रखी कि आप बातों बातों में एक कहानी के तौर पर रामविलास शर्मा को पूरी तरह से जान पाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार नहीं, वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह डॉक्टर रामविलास शर्मा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी, ताकि हमें इन्हें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में इनके तमाम जो महत्वपूर्ण कथन थे, इनकी आलोचनात्मक दृष्टि थी और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी, इन सब बातों के बारे में विस्तार से पढ़ा, जाना और समझा। अतः जानकारी आपके काम की है, उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। नमस्कार।